There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests in the world of international diplomacy. ये वही यूएस है दोस्तों जिसने 2005 में नरेंद्र मोदी जी को विजिट वीजा देने से इनकार कर दिया था। ये वही यूएस है दोस्तों जिसने 1971 की जंग में अपनी 7th फ्लीट भेज के भारत पे अटैक करने की कोशिश करी थी। ये वही यूएस है दोस्तों जिसने हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को बुलाया था। और आज ये वही यूएस है दोस्तों जिसने अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, 21 तोपों की सलामी दी है। Out the red carpet for Indian Prime Minister Narendra Modi, greeting him with pomp and marching bands on the White House lawn. India's Narendra Modi visits the U.S. at a critical moment as the White House seeks to marshal democracies to confront China and support Ukraine. Indian Prime Minister Narendra Modi to the White House. Prime Minister Modi's visit to Washington. To see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. सबसे जरूरी क्या है? विश्व की ऊंचाइयों को छूता हुआ मेरा प्रगतिशील भारत। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के बाद नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के तीसरे बड़े लीडर हैं जिन्हें यूएस स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया गया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में यूएस गए थे और उन्होंने हाउडी मोदी इवेंट में 50,000 के क्राउड को संबोधित किया था। इस लेवल के इंडियन कम्युनिटी के एंगेजमेंट को देखकर पूरे विश्व में खलबली मच गई थी। ये स्टेट विजिट आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। स्टेट विजिट यूएस की नजरों में सबसे हाईएस्ट रैंक एंगेजमेंट है फॉर अ फॉरेन लीडर, जहां सेरेमोनियल एंगेजमेंट्स, हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज और सिंबॉलिक जेस्चर्स जैसे आइटम्स एजेंडा पे होते हैं। स्टेट विजिट में आई कंट्री को यूएस ना कि सिर्फ एक ग्रेट नेशन मानता है बल्कि उसके साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और अलायंस भी बिल्ड करना चाहता है। स्टेट विजिट इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दे सकती है। एक रेगुलर वर्किंग विजिट को स्टेट विजिट के मुकाबले इतनी मीडिया कवरेज और इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इस विजिट के दौरान मोदी जी यूएसए के मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी से मिले, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, बिजनेस टाइकून्स और साइंटिस्ट शामिल थे। दोस्तों, आपने शायद ही कहीं देखा होगा कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज एक ही टेबल पे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ थे और इनमें से कई इंडियन ओरिजिन के थे। यह दर्शाता है कि इंडियंस ने यूएस की सक्सेस स्टोरी और ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाई है। मोदी जी की विजिट को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया। जहां इंडियन मीडिया भारत को मिलते इतने सम्मान की प्रशंसा कर रही थी, वहीं यूएस की मीडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के साथ अपने रिश्ते मजबूत होने पर जोर दे रही थी। दोस्तों, यह सेंचुरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की है और इसी वजह से हमें इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस एक एंटी इंडिया नैरेटिव रखकर हर समय इंडिया को लेक्चर देने की होड़ में लगे रहते थे, उन सभी ने यह इवेंट पॉजिटिवली कवर किया है। पर इसी के साथ साथ कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे भी थे जिन्हें भारत के बढ़ते स्टैचर और प्रगति से प्रॉब्लम थी। इवन सरप्राइजिंगली कुछ इंडिया के मीडिया हाउसेस भी अपने एंटी इंडिया रिटोरिक से बाज नहीं आए। जनरल बिपिन रावत जी के 2.5 फ्रंट वॉर थ्योरी के ये मीडिया हाउसेस अहम किरदार हैं और बड़े अफसोस की बात है कि कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो इस इवेंट से खुश नहीं थे और हमारे पड़ोसी मुल्क को हर बार की तरह इस विजिट से और इस प्रोग्रेस से थोड़ी मिर्ची लगी। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ने इंडिया के सेक्युलरिज्म पे सवाल उठाए और यह तक कह दिया कि इंडिया आगे जाके टूट सकता है। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। ये वही बराक ओबामा है जिन्होंने 6 मुस्लिम देशों पे अटैक करके उन्हें बर्बाद कर दिया।
दोस्तों, आज का भारत पिछली स्टेट विजिट के भारत से बहुत अलग है। 2005 में जहां हमारी जीडीपी $800 बिलियन हुआ करती थी, वही आज $3.75 ट्रिलियन है, जो कि अराउंड 5 टाइम्स है। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $26 बिलियन से बढ़ के $159 बिलियन पहुंच चुका है। वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर साल $14 बिलियन हो चुका है। इस समय दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन नंबर से कई ज्यादा हाई है। आज की डेट में दोनों देशों के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट और बिजनेसेस मिलजुल कर बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। और ये विजिट सही समय पे आई है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता और शक्ति है जिससे हम कलेक्टिवली दोनों देशों का और पूरे दुनिया का फायदा कर सकते हैं। देखिए, बिना किसी रीजन के दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपनी हाईएस्ट विजिट के लिए आपको बुलाएगा नहीं। असली रीजन है यूएसए को चाइना के बढ़ते हुए कद और अग्रेशन का काउंटरवेट उसी के टर्फ में चाहिए। और यहाँ दोनों कंट्रीज यूएसए और इंडिया के स्ट्रैटेजिक गोल्स मिलते हैं। चाइना यूएस और उसके एलाइज के इंटरेस्ट को रेगुलरली चुनौती देता रहता है। यूएस के सुपर पावर और लीडर ऑफ द वर्ल्ड के टैग को भी चाइना आए दिन चैलेंज करता रहता है। साउथ चाइना सी में चाइनीज अग्रेशन, चाइनीज हैकर्स के आए दिन अटैक्स, बलून से स्पाइंग ऑपरेशंस और एलाइड कंट्रीज की बाउंड्रीज को चैलेंज करना। चाइना ने यूएस की सोवरेनिटी और माइट को चैलेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन सब से निपटने के लिए यूएस को भारत की जरूरत है। यूएस अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स रिलोकेट करके अपनी एडवर्सरीज से शिफ्ट करना चाहता है, जिसमें चाइना के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक मेजर पार्ट है। यहाँ पे भारत चाइना का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। इससे हमारे कॉमन एनिमी चाइना की चिंता बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट ही था जिसके दम पे चाइना इस स्तर पे आज पहुंच पाया है। एक समय ऐसा भी था जब चाइना हमारे से इकोनॉमिकली वीक हुआ करता था। दोस्तों, एक समय पे पाकिस्तान को भी ऐसा ही सिमिलर सपोर्ट मिला था, बट उन्होंने सब टेररिज्म की तरफ डाइवर्ट करके खुद को तो बर्बाद किया ही, पूरी दुनिया का भी बहुत नुकसान किया। यूएस की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में कुछ लोगों को यह फीलिंग है कि इंडिया को पार्टनर बनाकर कहीं यूएस गलती तो नहीं कर रहा। दे हैव अ क्वेश्चन कि अगर कभी यूएस को भारत की जरूरत पड़ी तो क्या भारत यूएस का साथ देगा? हम सब जानते हैं कि यूएस ने इंडिया को कई बार बैकस्टैब किया है। पाकिस्तान को रेगुलरली वेपन सप्लाई करना, 1971 में हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना। तो यूएस को यह डिलेमा है कि अगर इंडो पैसिफिक में यूएस और चाइना के बीच किसी प्रकार का युद्ध हो जाता है तो क्या भारत युद्ध में सैनिक उतारेगा? इस पे इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया ने कंसिस्टेंटली कहा है कि इट विल नेवर फॉर्म अलायंस विद एनी नेशन। रिसेंटली हम सब ने देखा कि यूएस के बार बार प्रेशराइज करने के बावजूद इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखा और रशिया का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। तो इससे ये साफ है कि पोजीशन लेने की बात आएगी तो भारत के लिए जो सही होगा वही पोजीशन ली जाएगी। यूएस थिंक टैंक्स को यह सोचना चाहिए कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की बात आएगी तो भारत डेमोक्रेसी का साथ देगा। सिमिलरली भारत हमेशा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ खड़ा रहा है। जहां चाइना अपनी मनमर्जी से काम करता है, इंडिया इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। वहीं यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का स्टैंड लिया है। दोस्तों, इस समय इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है वो है यूएस टेक्नोलॉजी। टू काउंटर चाइना, यूएस हमारे साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, जो कि अभी तक यूएस फर्म्स भारत को देने से कतराती थी। रिसेंटली अजीत डोभाल जी ने यूएस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, ICET, दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया और यूएस के बीच में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, डिफेंस, रोबोटिक, रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स, 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज का एक्सचेंज हो सकेगा। यही वो रीजन है जिसके तहत भारत को मोदी जी की विजिट में GE इंजन 414 की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। यह इंजन बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों। यह हमारे एम्बिशियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA, तेजस मार्क 2,
TED-BF जैसे एयरक्राफ्ट आगे चलकर बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर करने में और एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारी आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे पास इतना टैलेंट पूल होने के बावजूद भी हम अभी तक जेट इंजन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के बहुत बड़े सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रोजेक्ट का भी फाइनलाइजेशन हुआ। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है। अगर हम आगे चलकर इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के भी प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट कर सके तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांस स्किल्स हासिल करने की इंडियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शांति और शक्ति, इन दोनों शब्दों का अर्थ हम भारतीयों से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। को अपने बॉर्डर्स पे शांति मेंटेन करने के लिए अपने डिफेंसेस को और ज्यादा शक्तिशाली करने की तरफ काम करते रहना होगा। भारत को अपने डिफेंस सप्लाईज डाइवर्सिफाई करने की बहुत जरूरत है। इसमें यूएस एक अहम भूमिका निभा सकता है। करंटली हमारी डिफेंस सप्लाईज रशिया पे ओवर डिपेंडेंट है और हमने रिसेंटली यूक्रेन वॉर के दौरान ये देखा कि हमारे क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे S-400 और मेजर स्पेयर पार्ट मिलने में बहुत दिक्कत आई थी। रिसेंटली अमेरिका के मोस्ट एडवांस प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन्स के भारत के खरीदे जाने की बहुत चर्चाएं थी। यह डील इस विजिट के बाद फाइनल स्टेजेस पे है। यह ड्रोन आने के बाद बालाकोट जैसी स्ट्राइक्स के लिए हमें अपने पायलट्स दुश्मन की टेरिटरी में भेजने की जरूरत नहीं है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रिसिशन पिन पॉइंट हैवी डैमेज स्ट्राइक्स करने में सक्षम है। इस विजिट में भारत को क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप ग्रुप में भी मेंबर बनाया गया, जो कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन पे फोकस करता है। दोस्तों, ये मिनरल्स इतने क्रिटिकल है कि इनकी सप्लाई अगर किसी कंट्री को रोक दी जाए तो उस कंट्री की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ सकती है, क्योंकि ये मिनरल्स मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम में आते हैं। इसके साथ साथ भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी साइन किया फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर ह्यूमन काइंड बेनिफिट। दोस्तों, मोदी जी विश्व के पहले नेता थे जिन्होंने यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस किया है। वो हर एक भारतीय के लिए गर्व का मोमेंट था जब मोदी जी को 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यह सम्मान 150 करोड़ लोगों के लीडर को मोदी जी के रूप में मिला है। 180 नेशनैलिटी के लोगों का नेशनल योगा डे पर मोदी जी के साथ यूएन हेडक्वार्टर्स पे योग करना यह दर्शाता है कि हमारा कल्चर बस इंडिया तक ही सीमित नहीं है, वह ग्लोबलाइज है। आपको याद होगा पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करते समय उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। यूएस में भी एक अमेरिकन सिंगर द्वारा ऐसा ही कुछ किया गया। भारतीय मूल्यों और आदर्शों को एक डेवलप्ड नेशन के सिटीजन द्वारा भी एम्ब्रेस और अप्रिशिएट किया जा रहा है। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी शुड एम्ब्रेस ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। Like I said in the beginning, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests in the world of international diplomacy. Hope इस विजिट से आप भी उतने ही प्राउड होंगे जितना कि मैं, क्योंकि भारत किस दिशा में जा रहा है मुझे फर्क पड़ता है और आपको